हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है और कैसे इवोल्यूशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेल्स within eukaryotic cell that produce ATP, the main energy molecule used by cell। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? वो एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, जिसका मेन काम क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाना, सेल के एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाना। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल यानी एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन का काम मेन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता कहाँ है? आपका यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। ठीक है, इसी रीज़न से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो सेल का एनर्जी मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया और आर्चिया में नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया और आर्चिया क्या है? यूकैरियोटिक सेल नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया से हुआ है। ठीक है, अच्छा बात करें अगर इसकी फंक्शन की, तो मेन फंक्शन इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन एटीपी का प्रोडक्शन है। एटीपी का प्रोड्यूस करने का मेन काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को कैसे प्रोड्यूस करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, स्पेशली कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उस प्रोसेस की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल या जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल में ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का। ठीक है, दिस साइकिल इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जो कहाँ से आता है? आपका ग्लूकोज से आता है। किस फॉर्म में आता है? आपके एसिटाइल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आता है। आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल या जिसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं, इसका क्या काम होता है? ये रिड्यूस करती है Na पॉजिटिव को NaDH में। ठीक है, फिर जो ये NaDH होता है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? किस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NaDH के, वो आपके कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से ट्रैवल करते हैं, जो कि कहाँ पे लग जाते हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वहाँ पे जाके ये आपके इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं। जो ये प्रोटीन का सेट है पूरा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। जो एनर्जी होती है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये वापस क्या करती है? ये प्रोटीन को फिर से क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन में बैक करती है और इसका यूज़ होता है। और इसका क्या काम होता है? जो एटीपी सिंथेस है उसको क्या कहते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज करने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है जिससे आपका एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्रेब साइकिल की पूरी ये प्रोसेस होती है जिससे आपका एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। और जो ये साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, जो अमाउंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का किसी भी सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट अलग अलग होता है। जिस सेल को जितनी एनर्जी चाहिए उस सेल में उतने अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। और वहीं अगर कुछ सेल्स को एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो क्या है? वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जो मसल सेल्स होती हैं आपकी, वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बॉडी के मूवमेंट में वो हेल्प करती है मसल सेल, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मसल सेल्स में। वहीं जो रेड ब्लड सेल होती है
उसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है वो, तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं जो अमाउंट है माइटोकॉन्ड्रिया का रेड ब्लड सेल में वो कम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से कैसे काम करती है, एक पावर हाउस की तरह काम करती है या एक फर्नेसेस की तरह काम करती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करती है, एनर्जी बनाती है फ्रॉम द बेसिक कंपोनेंट। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनसे एनर्जी का बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे फंक्शंस भी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के और फंक्शंस हैं। क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, कैल्शियम को स्टोर करती है। ठीक है, जिससे आपका जो सेल में कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहता है। और क्या काम होता है इसके, सेल्स के जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है या फिर सिग्नल का काम होता है, आपका सेल सिग्नल्स का, हीट प्रोडक्शन का काम होता है, इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो यही है कि ये क्या करती है, एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल काम करती है। ये आपका एनर्जी मॉलिक्यूल जो है एटीपी उसका प्रोडक्शन करती है। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हमने देखा था ना सेल की मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवर जो लेयर होती है, वैसी माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके कवर से बना हुआ है। ठीक है, ये दो टाइप के मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है किससे बनी हुई होती है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी हुई होती है। जैसे कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन थी, उसी तरीके से ये लेयर भी फॉस्फोलिपिड लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका काम क्या होता है, उस जो माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस होता है उसको तो कवर करने का काम आउटर मेम्ब्रेन करती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये फोल्ड्स क्यों होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ताकि आपकी जो सरफेस एरिया है मेम्ब्रेन का वो बढ़ सके। ठीक है, और जो आपका जो प्रोटीन होल्ड होने का काम है, हमने देखा था ना अभी क्रेब्स साइकिल में प्रोटीन होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोसेस यहाँ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके, ये काम आपकी इनर लेयर में होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में ये काम होता है, और इनर मेम्ब्रेन में इसीलिए बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये इन फोल्ड्स की वजह से ही आपका सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एन इंक्रीज सरफेस एरिया क्रिएट मोर स्पेस फॉर मोर रिएक्शन। ठीक है, जो ये स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, इसको क्या कहते हैं हम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये बाहर की लेयर है। ठीक है, ये बाहर की लेयर आप देख सकते हैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, देखिए ये अंदर की जो लेयर है इसमें आप देख रहे हैं ये फोल्ड्स है, इसमें कितने सारे फोल्ड हैं इसमें ये। ठीक है, तो ये जो फोल्ड्स हैं यही क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आपके क्या कहते हैं प्रोटीन लगती है, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ये इन्हीं फोल्ड्स में होते हैं, तो इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास अपना खुद का एक डीएनए भी होता है, और आपका राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, जैसे सेल के पास होता है ना वैसे ही इसके पास भी अपना होता है। तो लास्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन है ये माना जाता है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया से हुआ था। ठीक है, तो क्यों माना जाता है, क्या एविडेंस है इसके, तो ये इसमें पढ़ते हैं इवोल्यूशन में कि जो ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ था वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया से हुआ था। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता था। सिम्बायोटिक रिलेशन में पता है ना, जब दोनों को बेनिफिट मिलता है कि ये एनर्जी के लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके साथ एनर्जी के लिए था, और बदले में वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को रहने के लिए जगह दे रहा था। ठीक है,
तो ये माना जाता है इसमें। फिर पहले तो ये माना गया था कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ रह रहा था। फिर ये माना गया कि बाद में धीरे धीरे क्या है, एक ऑर्गेनेल बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंस बता सकते हैं, वो एक ऑर्गेनेल ऐसा बन गया जिसकी वजह से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। ये कहा गया है जो ये प्रोसेस है, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया के बनने की जो प्रोसेस है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, ठीक है। और अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर रहता है। जो ये आइडिया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, ठीक है, बहुत सारे एविडेंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया से इवोल्यूशन हुआ है इसका। सबसे पहला एविडेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए है जो सेल के डीएनए से अलग है। ये कहा जाता है कि सेल का अपना डीएनए होता है जहाँ सेल अपने जेनेटिक मटेरियल रखता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, सेल से अलग है। इस डीएनए को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए कहते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है कि जो ये डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, ये कैसे पास ऑन होता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के द्वारा ही पास ऑन होता है, क्योंकि जो मेल के जो स्पर्म होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। जो मेल के सेक्स सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सिर्फ फीमेल के जो सेक्स सेल हैं उसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो ओवर द जनरेशन पास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की वजह से जाता है। जैसे कि हमें अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मिला है वो हमारी मदर से मिला है, और आगे चल के अगर आगे की जनरेशन में पास होगा वो सिर्फ तब हो सकता है जब आगे की जनरेशन में कोई बेबी गर्ल पैदा हो, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरिया का डीएनए हमें पता है ना, सर्कुलर होता है शेप का। वैसे ही जो ये डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो एक एविडेंस तो ये है कि सेल के जैसे ही इसके पास अपना खुद का डीएनए, इसलिए माना गया है कि शायद सालों मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो है ये सेल से अलग था, ठीक है, एक बैक्टीरिया की तरह काम करता था। दूसरा एविडेंस क्या है कि जिस तरीके से नए माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो तरीका वो भी एक एविडेंस के तौर पे लिया गया है, क्योंकि जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया वो किस तरीके से पैदा होता है, किस तरीके से अराइज होता है, वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अराइज होता है। जिस तरीके से बैक्टीरिया अराइज होते हैं, जिस तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने देखा है ना बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, मतलब बीच में से स्प्लिट होता है, और फिर इससे क्या बनते हैं, आपके 2 डॉटर सेल बनते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या है, बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होता है। तो ये माना गया है कि शायद मिलियंस ऑफ ईयर पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया की ही तरह था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसने क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल का शेप लिया और सेल के अंदर रहना शुरू हो गया, ठीक है। इफ़ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम सेल, अगर सारे के सारे सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिए जाएं तो नए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन सकते, क्योंकि हमें पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया आपस में ही टूट टूट के जो है आगे स्प्लिट होते हैं, आगे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये माना गया अगर सेल से सारे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लो तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फिर आगे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक एविडेंस है जिससे माना गया है कि क्या कहते हैं, शायद माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया ही था। जो जीनोम्स है माइटोकॉन्ड्रिया के वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, अगर उन्हें कंपेयर करा जाए तो जो इसका सीक्वेंस है वो रैकेट्सिया बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कौन सा होता है जो फीवर करता है ना, तो क्या कहते हैं ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा जो इसके जीनोम्स है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस जो है इनके वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो ये भी माना गया है कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया भी इस बैक्टीरिया से क्लोजली रिलेट होगा, ठीक है।
तो ये था एक ये दो एविडेंस की वजह से, और भी बहुत सारे एविडेंस है लेकिन मेनली ये दो इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये थ्योरी कहती है कि शायद ओवर द मिलियंस ईयर अगो आपका क्या कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक बैक्टीरिया था, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, लेकिन धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऑर्गेनेल बन गया जो सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही आपका जो क्लोरोप्लाज्म है, क्लोरोप्लाज्म भी आपको पता है ना एक ऑर्गेनेल है जो आपका प्लांट में पाया जाता है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है, यही फोटोसिंथेसिस करवाता है प्रोसेस। तो जो क्लोरोप्लाज्म है ये भी माना गया है कि शायद ये भी एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया था और ये भी इवॉल्व हुआ है, इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ये भी पहले बैक्टीरिया था, क्लोरोप्लाज्म भी, ये जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लाज्म ये भी आपका क्या है बैक्टीरिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या है इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके पास भी क्या है अपना खुद का एक सर्कुलर डीएनए है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये भी जो स्प्लिट करता है, जो रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।